गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हमने कल पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था कि जो किन मैन वर्ब्स के अंत में हम एस या एस लगाते हैं वो मैंने कल आपको बताया था। तो जो बेसिक बातें थी टेंस के बारे में वो मैं बता चुका हूँ आपको। आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल इसको बोल देते हैं, या हम इसको इंडेफिनिट बोल देते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है। तो टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैंने कल आपको लिखाए थे 4 टाइप के वाक्य कि अफर्मेटिव वाक्य हम पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव और उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान। हमें किसी भी टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको पहचाने कैसे कि वो टेंस कौन सा है, उसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी इसकी पहचान हो गई कि हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, या तो ता है आएगा, ती है या ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे कैसे आता है, जैसे एग्जाम्पल देखो, राम स्कूल जाता है, तो इसके लास्ट में क्या आया आपने देखा, ता है। सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, लास्ट में क्या आया, ती है। वे पढ़ते हैं, लास्ट में आ गया आपका ते है। तो इस प्रकार से उसको आपको पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है। आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, तो हमें पहचानना है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो ये तो बात हो गई पहचान की। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, पैटर्न क्या होता है इसका। पैटर्न या सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम एस या एस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका कर्ता आएगा, उसके बाद मैन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें हम एस या एस लगाते हैं। कब लगाते हैं एस या एस, मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में आता है। अगर इसका हम वैसे सूत्र देखें तो इसमें देखो, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता आपका है,
या किसी का आपको नाम दे रखा है राम श्याम वगैरह, राम श्याम सुरेश हो, तो हम मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। अब एस या ईएस क्यों लगाते हैं, मैंने बताया था आपको, उसको एक वचन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, तो मुख्य क्रिया भी आपकी एक वचन होनी चाहिए। और मुख्य क्रिया एक वचन कब होगी, जब फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम एस या ईएस लगाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट अगर आपका ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह, अगर ही सी इट या कोई एक वचन करता है या किसी का नाम आपको दे रखा है, तो हम मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सूत्र आपका हो जाएगा उसके अंदर। ये कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट आपके ये वाले हों। तो अब देखते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर आपका आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है या कोई बहुवचन करता है, हो तो हम मैन वर्ब या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, का ही यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, यू है, दे है या कोई बहुवचन करता है, तो हम मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी तब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तब आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब आपका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तब हम उसमें एस या यस नहीं लगाते हैं। आई यानी पता है आपको, मैं होता है, वी यानी हम, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे। तो अगर आपके सब्जेक्ट ये वाले हैं तो फिर हम मुख्य क्रिया के अंदर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके अंदर एस या एस हम नहीं लगाते हैं। तो ये दो सूत्र हो गया आपके, एक तो हो गया आपका ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला, यानी दो फॉर्मूले आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कब तो एस या एस लगाना है मैन वर्ब्स के अंदर और कब हमें नहीं लगाना है। ये कब की बात है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। टेंस का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना नहीं है कि आपको एग्जाम में सिर्फ 4 नंबर लेके आने हैं या 2 नंबर लेके आने हैं। टेंस जो है इंग्लिश का बेस है। अगर आपको वाक्य निर्माण करना है, किसी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो भी आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है।
इसलिए इसको इस हिसाब से पढ़ो ताकि आप सेंटेंस बना सको इंग्लिश में, हिंदी में। तो देखो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो कब था, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो कब होता है, जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन करता हो। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन करता है तो सूत्र क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये अपनी बात हो रही है किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक वाक्य लिखा मैंने, राम स्कूल जाता है। या दूसरा वाक्य, सीता खाना खाती है, खाना खाती है। दो सेंटेंस अपने पास, एक या फिर मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो देखो सबसे पहले हम इस वाक्य को देखते हैं। यहां पर राम स्कूल जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, और स्कूल क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और जाता है क्या हो गई यहाँ पर, मेन वर्ब। तो पहले आपने इसकी पहचान देखी कि वाक्य के लास्ट में क्या आया, ता है आ गया, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये सब्जेक्ट है आपका राम, तो पहले आपने लिख दिया सब्जेक्ट। अब आपको देखना है कि राम सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है। तो आपने देखा कि राम किसी का नाम है और वो एक वचन है। राम नाम है, तो हम जो पहले वाला फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सब सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर, एक वचन। तो ये आपका सूत्र ये लगेगा आपका, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मैन वर्ब क्या है, जाता है, क्या बोलते हैं इसको, गो। फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें हमको एस या यस लगाना है। तो मैंने कल आपको लिखाया था, अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में ओ आता है तो उसके आगे हम ईएस लगाते हैं, इसका हो जाएगा गोज। फिर आपकी प्रीपोजिशन टू आ जाएगी, फिर लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल, यह आपका वाक्य हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। सीता खाना खाती है, इस वाक्य को देखो आप, इसके लास्ट में क्या आया, टी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और सीता सब्जेक्ट कैसा है आपका, एक वचन, यानी सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। तो पहले क्या आएगा, सीता, फिर देखो यहां पर दो चीजें हैं, खाना खाती है, खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और खाती यहाँ पर मुख्य क्रिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप कर सकते हो, या तो इसको लिख दो आप सीता ईट्स, ये इसका आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, टेक्स्ट, फिर लास्ट में फूड।
यानी सब्जेक्ट आ गया आपका, मुख्य क्रिया आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खाने के लिए खाना, पीना, आराम के लिए नहाना आदि के लिए आप टेक वर्ड का यूज कर सकते हो। टेक फूड, टेक वाटर, टेक बाथ, टेक रेस्ट, इनके लिए आप टेक का यूज कर सकते हो। इन दोनों में से आपको अगर आप ये लिखा है तो भी ठीक है, ये लिखा है तो भी ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपना लास्ट वाक्य, मैं पढ़ता हूं। आपने देखा यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर मैं, और ये आपकी हो गई मुख्य क्रिया। मैं पढ़ता हूं तो मैं के लिए आप क्या यूज करोगे, आई के लिए, मैं के लिए हो जाएगा आपका आई। आई है आपका, आपने आई लिखा। अब देखा आपने कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला, यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। तो मुख्य क्रिया क्या है यहां पर, पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं रीड। बस इतना ही करना आपको, इसमें ऐसे यस नहीं लगाना है। अगर यहां पर ऐसा होता कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो फिर आप देखना यहां पर यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया ऑब्जेक्ट और यह होगी मुख्य क्रिया। तो ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा, आई रीड ए बुक हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। हिंदी में अगर आपके वाक्य दिया हुआ है ऐसे, तो उसका अनुवाद इस प्रकार से करना है। और आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें जो हिंदी के वाक्य हैं उनका हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करें। तो इस प्रकार से उनका अनुवाद आपको उसमें इंग्लिश में करना होता है। एक दो वाक्य में और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे सेंटेंस दे दिया, वह अपना पाठ याद करता है। अगला सेंटेंस है अपना, वह अपना पाठ याद करता है। यह आ जाए यहां पर कि मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। या वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं, या वे अपना पाठ याद करते हैं। ऐसे आपके वाक्य आ जाए तो आपने देखा यहां पर कि वह अपना पाठ याद करता है, लास्ट में ताहा आया, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब देखो यहां पर वह के लिए क्या आएगा, ही। ये इसमें मुख्य क्रिया हो गई और ये इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह के लिए ही आ गया। अपना पाठ याद करता है, याद करने को बोलते हैं लर्न करना। फ्रेंड्स अब देखो अपने के लिए क्या आएगा यहां पर, हीज लेसन, ही लर्न्स हीज लेसन। मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, यानी सूत्र लगेगा आपका कौन सा, ये वाला, आई फिर लर्न माई लेसन। वे अपना पाठ याद करते हैं, सब्जेक्ट आपका हो गया, दे, सूत्र लगेगा आपका ये वाला, दे लर्न देयर लेसन, दे लर्न देयर लेसन। तो आपने इसमें एक बात देखी आपने कि यहां पर देखो सब में अपना यूज हुआ है, वर्ड अपना अपना, लेकिन हर बार मैंने इसमें अलग लिखा है यहां पर।
पहले वाले में लिखा हीज, फिर लिखा माई, यहाँ देयर। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर आपने वर्ड तो पूरा एक ही था अपना, लेकिन आपने इसमें यहाँ पर हीज लगाया, यहाँ पर माई लगाया, वहाँ पर देयर लगाया, वो क्यों? तो देखो उसको समझो एक बार। अपने का यूज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। देखो आप, अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो वह अपना के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन हीज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका सी है तो वहाँ हो जाएगा उसके लिए, अपने के लिए हर का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो अपने के लिए क्या आएगा? माई आएगा। वी अगर सब्जेक्ट आपका है तो क्या आ जाएगा अपने के लिए? ओवर। सब्जेक्ट आपका यू है तो क्या आएगा? योर। क्या जाएगा? योर। सब्जेक्ट अगर आपका दे है तो क्या आ जाएगा? देयर। तो इसको हमेशा याद रखना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि सब्जेक्ट अगर आपका ये आता है तो उसको अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं सब्जेक्ट आपका ही है और वहां अपने के लिए आपने माई लगा दिया या योर लगा दिया तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। अगर ही है तो ही का यूज करेंगे, सी है तो हर का यूज करेंगे, आई है तो माई का यूज करेंगे। जैसे वे अपना पाठ याद करते हैं तो दे लर्न देयर, देयर आएगा वहां पर, भी बाद में वहां पर आप ही यूज नहीं करोगे या हर यूज नहीं करोगे वहां पर, तो वहां पर क्या आएगा? देयर आएगा। दे लर्न देयर लेसन। वी के लिए क्या जाएगा? आवर। जैसे हम अपना पाठ याद करते हैं, अगर ऐसा आपका वाक्य हो कि हम अपना पाठ याद करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वी लर्न। क्या आएगा फिर यहाँ पर अपने के लिए? आवर लेसन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर यहाँ पर गलती होती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा है कि वह अपना पाठ याद करती है, अगर ऐसा हो जाए कि सीता अपना पाठ याद करती है, अगर वाक्य आपका ऐसा जाए कि सीता अपना पाठ याद करती है, सीता अपना पाठ याद करती है, सीता अपना पाठ याद करती है, तो उसका हो जाएगा सीता लर्न्स। फिर क्या आएगा अपने के लिए? सीता के लिए क्या आएगा? देखो सीता फीमेल है, उसके लिए सी का यूज करते हैं तो क्या जाएगा? सीता लर्न हर लेसन। ऐसे अगर यहाँ पर राम दिया हुआ है तो उस राम के लिए अपने के लिए क्या जाएगा? यूज कर लेंगे हम। आपको देखना है, अगर ये आता है मेल के लिए पता होना चाहिए, ये आता है फीमेल के लिए। मेल है उसके लिए हम ही का यूज करते हैं और फीमेल हो तो उसके लिए शी का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर राम नाम भी दिया हुआ है, सीता आ गया तो उसके लिए क्या आएगा? हर आएगा। अगर यहाँ पर किसी का नाम राम वगैरह नाम हो, पुरुष हो, तो उसके लिए हिज का यूज करेंगे। तुम अपना पाठ याद करते हो तो क्या हो जाएगा? तुम या आप अपना पाठ याद करते हो, पाठ याद करते हो तो
तो उसके लिए आपको पता है क्या हो जाएगा, हम इसका कर देंगे यू लर्न योर लेसन। तो ये आपको याद रखना है, इनको याद कर लेना कि हमें कब किसका यूज करना है, वो याद रखना आप। तो ये तो बात हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों की। अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, उनका सूत्र क्या होता है, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्यों की। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों की बात करते हैं हम। अब हेडिंग डाल दो नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रेजेंट सिंपल के सिंपल टेंस के नेगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया किसका, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग का यूज करते हैं एवं उसके बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद नोट का यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एवं वाक्य में डू या डज का यूज होने पर, डू या डज का यूज होने पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों के अंदर सहायक क्रिया क्या आएगी, डू या डज आएगी, या तो डू आएगी या डज आएगी, ये आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर डू डज के बाद में क्या करते हैं, हम नोट का यूज करते हैं, क्यों, उसको नेगेटिव बनाने के लिए। और वाक्य में अगर डू डज का यूज हुआ है तो उसके बाद में ये याद रखना कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या यस नहीं लगाते हैं, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यानी तब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो वही पैटर्न। अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या करते हैं, तो सूत्र क्या होगा आपका, सूत्र हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, फिर एक प्रश्न करता है तो क्या आएगा, डज, फिर नोट, उसके बाद आएगी मैन वर्ब। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे हम। ये ध्यान रखना कि यहां पर फिर हमको एस या यस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि जो एस या यस हमें यहां लगाना था वो हमने पहले ही यहां पर लगा दिया है, वो हमने यहां पर लगा दिया है पहले। तो ये याद रखना, अगर आपके वाक्य में डू डज का यूज होता है तो उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके अंदर हम एस या यस नहीं लगाते हैं, तो हमें यहां पर एस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका सब्जेक्ट
आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन करता है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सूत्र क्या होगा आपका? उस केस में आपका सूत्र हो जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ये तो बात हो गई जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट वगैरह हो या कोई एक वचन करता हो तब। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो या सब्जेक्ट आपका आई हो, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो आपका, बहुवचन करता हो, तो सूत्र आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंस की, ये बात हो रही है नेगेटिव सेंटेंस की। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके, एक तो सब्जेक्ट आपका ये हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और डू डज का यूज होने के बाद में मैंने बताया आपको कि उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम ऐसे यस नहीं लगाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर मैं एक वाक्य लिखूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, या मैंने लिखा राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, या वह स्कूल नहीं जाता, ऐसा कर लो, एक ही बात है। देखो यहां पर मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी फॉर्मूले में कौन सा लगेगा, ये वाला। क्या हो जाएगा, आई, फिर डू, फिर नोट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब इसमें यहां पर क्या है, जाना, क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, गो, फिर टू ऑब्जेक्ट स्कूल। अब देखो यहां पर आपको ये नहीं करना है, चलो ठीक है ये तो हो गया। इसको देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट क्या है, वह, सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। आपने लिखा ही डज नोट गो टू स्कूल। आपने एक बात देखी यहां पर कि यहां पर डज आ गया पहले, तो मैंने बताया था आपको कि डू डज का यूज होने के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाते, तो हमने यहां पर ऐसे यस नहीं लगाया। सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन हो, लेकिन पहले डज आ गया तो उसके बाद मुख्य क्रिया के अंदर हमें यस नहीं लगाने। आपको ऐसा नहीं करना है ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर डू डज आ गया तो उसके बाद में क्या आएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये याद रखना। यहाँ पर आपका गो ही आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ईएस हमको लगाना था वो हम पहले ही यहाँ पर लगा चुके हैं, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा आपका ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इतना याद रखना है कि सहायक क्रिया के रूप में हम डू या डज का यूज करते हैं, और डू या डज का यूज होने के बाद में मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले हो गए, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, इनको ध्यान रखना है, और ऐसे ही आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।